अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, मैंने दोबारा से बहुत सोचा, लेकिन मैंने वो जो कल सवाल कराने लगा था ना, वो मैंने फिर आखिरकार पेंडिंग कर दिया। मैंने कहा ऐसी कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए नहीं, वो मैं डिसीजन मेकिंग के साथ ही कराऊंगा। इसलिए अभी मैं आपको उसकी अकाउंटिंग बता रहा हूँ। मैंने चैप्टर के 4 हिस्से बांटे थे। एक में वेजेस कैलकुलेशन थी, बस बहुत हो गई कैलकुलेट। दूसरा हिस्सा इनकी अकाउंटिंग। लेबर कॉस्ट के लिए अकाउंटिंग। अच्छा, इसकी ना एंट्रीज बगैर वैल्यूज के समझाऊंगा तो उतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी, तो मैं एक बेस एग्जाम्पल लेके तो फिर समझा रहा हूं। जैसे भी अब तक कैलकुलेशन पड़ी थी और परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज भी डाल ली, तो टोटल सैलरीज एंड वेजेस यानी बेसिक बोनस वगैरह सब मिसाल डाल के ये थी 8 लाख की। अच्छा, जितने हमारे एम्प्लॉयज थे सारे बिजनेस के, उन सब की जो टोटल महीने की और ये सारी कैलकुलेशन फॉर द मंथ ऑफ अल मशहूर जून है। इस महीने के सारे एम्प्लॉयज लेबर सब की टोटल सैलरीज कैलकुलेट की 8 लाख। अच्छा, इन सब के साथ ना एक चीज तय थी, टैक्स आप नहीं, कुछ हो सकते हैं जो ना पढ़ रहे हो, ओके ठीक है, बता रहा हूं। अगर एक एम्प्लॉय के साथ यह तय हुआ है कि तुम्हारी सैलरी तो है 100 रुपए, इसमें से तुम्हें पैसे जब देने लगेंगे तो एक तो गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे तो हम 15 रुपए तो टैक्स काटेंगे ना, फिर इसके अलावा तुम्हें सारे पैसे पकड़ा दिए तो तुमने सारे पैसे उड़ा देने, फिर बुढ़े होकर जब तुम्हारे बच्चे घर से निकालेंगे फिर क्या करोगे? तो हम ना तुम्हारे पैसे कुछ अभी रख लेते हैं और रख के हम एक डब्बा बना के ये पैसे हम उस डब्बे में डाल देते हैं। उस डब्बे को कह देते हैं प्रोविडेंट फंड।
ये मिसाल है प्रोविडेंट फंड, और ये मिसाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टैक्स में आपने प्रोविडेंट फंड पढ़ा होता है, अदरवाइज ये सिर्फ प्रोविडेंट फंड नहीं और भी स्कीम्स हो सकती हैं। तो इस एम्प्लॉय नहीं, ग्रेजुएटली डिफरेंट चीज है। इस एम्प्लॉय की तनख्वाह से 10 रुपए काट के डाल दिए इस डब्बे में, और कितने रह गए? वो 75 फिर ठीक है, चलो एडवांस वो एम्प्लॉय को दे देते हैं। तो ये जो 15 कट रहा है, ये क्या हो रहा है भाई उधर पीछे है? क्यों लाइट क्यों नहीं पीछे? तो ऑन कर लो यार वहां से, ये लो और बताओ। $100 में से टैक्स काट के और कुछ पैसे यानी चले 10 रुपए इसकी तनख्वाह में से काट के इस डब्बे में डाले, और भी हो सकती है, मिसाल प्रोविडेंट फंड है, और 75 एम्प्लॉय को दे दिए। अब जिस लॉ के तहत ये हम उसके बदमाशी नहीं थी कि लोकल लॉज में होता है, तो उस लॉ में लिखा हुआ था कि आप इसके पास से जो पैसे काट के डाल रहे हैं ना, एम्प्लॉयर को कहा थोड़े अपनी जेब से भी डालो भाई। तो एम्प्लॉयर ने 10 रुपए इसमें अपनी जेब से और डाल दिए। अब ये जो डब्बा है, इस डब्बे में 20 रुपए आ गए, और ये डब्बे के पैसे कहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे, वो लंबी कहानी है, वो हमारा यहां स्कोप नहीं है। वो पैसे इसमें जमा हो 20 रुपए आते जाएंगे, वो आगे इन्वेस्ट होंगे, फिर वो कमाएंगे, ये डब्बा फलता फूलता रहेगा, फिर जब एम्प्लॉय जाने लगेगा तो इस डब्बे को खाली करके उसको पैसे पकड़ा देंगे। लेकिन ये अभी स्कोप नहीं है। अभी बात ये हो रही है कि इस डब्बे में पैसे डालने के लिए एम्प्लॉय की तनख्वाह से भी कटेंगे, और एम्प्लॉयर अपनी जेब से इस 100 रुपए के अलावा और पैसे भी कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर को, है हाँ जी उतना ही। अब ये मुझे याद नहीं है कि ये लाजमी है उतना ही करने हैं या, अच्छा ठीक है उतना ही है जी। एम्प्लॉयर को ये वर्कर कितना कॉस्ट कर रहा है? 110। यानी एम्प्लॉयर के लिए सैलरी एक्सपेंस 100 नहीं है, 110 है। एम्प्लॉय को इस में से इतने पैसे काट के और टैक्स काट के बाकी पैसे मिलेंगे, और 10 एम्प्लॉयर इस 100 के अलावा इन एडिशन टू 100 वो इस डब्बे में डालेगा। तो एम्प्लॉयर की जेब से इस एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर की बात कर, ये 10 रुपए भी जा रहे हैं और ये 100 रुपए भी जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयर को ये एम्प्लॉय 110 रुपए का कॉस्ट कर रहा है। अच्छा, हो सकता है एम्प्लॉय ने कुछ दिन पहले 20 रुपए एडवांस लिए थे, तो वो भी काट के बाकी 55 रुपए उसको दे देंगे। ये किसी दौर में उसने एडवांस लिया हुआ था। ये कहानी दोबारा सुने। एम्प्लॉय की सैलरी है 100, उसको सैलरी पे करते हुए टैक्स कटा, उसकी जेब से कुछ और पैसे, इस 100 में से कुछ और पैसे काट के यहां डब्बे में डाले, बाकी पैसे एम्प्लॉय को देंगे। हाँ, पुराना कोई एडवांस एडजस्ट करना तो चलो वो भी कर लेंगे, और इस डब्बे में एम्प्लॉयर अपनी जेब से इतने पैसे और डालेगा। तो एम्प्लॉयर को ये वर्कर 110 रुपए कॉस्ट कर रहा है। बस इसी चीज के ऊपर मैं आपको एंट्रीज बताने लगा। तो ये तो मैंने एक वर्कर की मिसाल ली है, सारे लोगों की ये वाली फिगर 8 लाख है, और 10% of salaries is deducted as employees contribution and similar amount is contributed by employer। ये जून के महीने की मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। एक जो फॉर द मंथ टोटल सैलरीज वेजेस कैलकुलेट की वो 8 लाख है। 10% इनकी सैलरीज में से कटेगा, यानी एम्प्लॉई की वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगी, और इतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करेगा। और विदहोल्डिंग टैक्स यानी ये
डिडक्टेड फ्रॉम सैलरीज 120,000। अच्छा, कुछ एम्प्लॉयज ने इस महीने एडवांस लिया, ₹40,000, और कुछ पहले कभी दिए हुए एडवांसेस थे वो तनख्वाह देते हुए एडजस्ट किए। इनमें से नहीं, वैसे पुराने थे कोई। ₹25,000 के एडवांसेस एडजस्ट कर लिए। एडजस्टेड मतलब जब पैसे देने लिए गए तो उसमें से काट लिए। उसामा ये है स्क्रीन में, तो किधर आओ ना यार, मैं कर रहा हूं। डिडक्ट कर लिए। मुझसे रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून, और हाँ एक लाइन और लिख देते हैं, ऑल पेमेंट्स वर मेड at end of month। हाँ जी, ये नोटेड। ओके। तो इतने में तो जुलाई आ जाएगा। नोटेड। रिक्वायर्ड है मुझसे जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, एडवांस तो मैंने ये इखलाकन डाल दिया, वरना जो एक रेगुलर प्रोसीजर है उसमें 3 एंट्रीज हैं तरतीब से। वो यार सॉरी, एक चीज और बतानी थी, एक चीज और सवाल में लिख लें। टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट इज चार्जेबल एज, यानी ये तो सारे बिजनेस के एम्प्लॉयज है ना,
तो इनमें से जो डायरेक्ट लेबर है उसका हिस्सा बनता है इस सब में 60%। जो इन यानी इस पूरी सैलरी कॉस्ट में से 60% डायरेक्ट लेबर लोगों की है, 25% इनडायरेक्ट लेबर लोगों की है, और बाकी कितना रह गया? तो वो एडमिन और सेलिंग के लोग हैं 15। तो इसकी अकाउंटिंग करने का जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वो 3 एंट्रीज हैं, और एडवांस मैंने बस इखलाकन इसमें एक डाल दी, हो सकता है एडवांस ना हो, लेकिन वैसे रूटीन 3 एंट्रीज होती हैं। एक तो ड्यूरिंग द मंथ जब भी एडवांस दिया होगा एम्प्लॉयज को, जब भी ड्यूरिंग द मंथ एडवांस दिया होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? एडवांस टू एम्प्लॉयज डेबिट और पैसे क्रेडिट। तो एडवांस टू एम्प्लॉयज डेबिट और पैसे हो जाएंगे क्रेडिट। और इस मिसाल में कितने? 25,000 नहीं यार, 40,000। 40,000 जो एडवांस इस महीने दिए हैं वो 40,000 है। तो ड्यूरिंग द मंथ जब भी कभी दिए होंगे तो एडवांस टू एम्प्लॉयज डेबिट और पैसे क्रेडिट। किसी महीने दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये एंट्री नहीं होगी। लेकिन हर महीने नॉर्मली अब जो करने लगा वो 3 काम तो होंगे। एक काम कहलाता है अच्छा ये ना सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आप ऐसे समझें जैसे किसी को सलामी के पैसे देने हैं ना, तो लिफाफे में डाल के वो लिफाफा पकड़ाना है, उसने पैसे लिफाफे से निकाल लेने हैं लेकिन लिफाफे में डाल के पैसे देने हैं। तो बस ये फॉर्मेलिटी है कि हर महीने के एंड पे पहले जो सारी की सारी सैलरीज एक्सपेंस कैलकुलेट होगा उसमें पहले फिलहाल लिफाफा डेबिट होगा। इसको कहेंगे, इसको पेरोल का वर्ड भी कह सकते हैं, वेजेस भी कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल ना, ये सारे सैलरीज वेजेस को पेरोल कहते हैं। इसको कहते हैं, इसको रिकॉर्ड करना। और ये जो लिफाफा है ये फैक्ट्री वालों के लिए ही है। तो फिलहाल लिफाफा डेबिट और उस लिफाफे का नाम है वेजेस कंट्रोल। ये फैक्ट्री वालों का लिफाफा है। और बाकी जो ऑफिस के लोग हैं वो ऑफिस के लोगों के नाम से ही डेबिट, यानी एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट। अच्छा ये अमाउंट कैसे निकलेगी? ये अमाउंट निकालता हूं। वैसे जो कैलकुलेटेड है वो कितनी है? 8 लाख।
ये जो 8 लाख मैंने सवाल में दिया था वो ये 100 है, ये 75, 55 है या 110 है? वो 100 है। ये 8 लाख जो मैंने सवाल में पहली ही अमाउंट बताई थी वो 100 है। 10% अलहदा से एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना है, तो ये 8 लाख ये वाला है। एम्प्लॉयर की जेब से जो 10% और जाना है वो इसके अलावा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इसका 80,000 आ गया। यानी इस एम्प्लॉयर को जो टोटल सारे के सारे एम्प्लॉयज कॉस्ट करेंगे वो इतने हैं। लेकिन इनमें से फैक्ट्री वालों का कितना हिस्सा है और एडमिन सेलिंग वाले कितने हैं? फैक्ट्री वालों का डायरेक्ट लेबर कितना बना? 528 और इनडायरेक्ट लेबर का 220। अच्छा ये कितना बना? 748 और एडमिन सेलिंग वाले लोगों का 132। ये जो टोटल एम्प्लॉइज की कॉस्ट यानी टोटल सैलरी वेजेस का जो एक्सपेंस पड़ेगा एम्प्लॉयर को वो 100 नहीं 110 पड़ेगा। ये 110 आ गया। और इसके टुकड़े ये फैक्ट्री के डायरेक्ट लोग, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट लोग और ऑफिस के लोग। अभी हमने इस 880 को डेबिट करना है, लेकिन फैक्ट्री का लिफाफा अलग, एडमिन सेलिंग अलग। तो ये जो फैक्ट्री का लिफाफा है फिलहाल ये हो जाएगा 748 और एडमिन सेलिंग कॉस्ट 132। ये मैंने 880 को डेबिट कर दिया। इसको कहेंगे हमने पेरोल रिकॉर्ड किया है। अभी आप फिलहाल जब तक मैं शॉपर नहीं खोलता तब तक आप समझें एक्सपेंस डेबिट कर दिया। और इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या क्या होगा? अच्छा सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, अगर आसानी लगे तो जिन्होंने FAR1 अभी पढ़ा है और अगर लास्ट टाइम पढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा अगर याद हो, आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट समझें। और क्रेडिट क्या क्या होगा? जो एडवांस एडजस्ट हो रहा है एडवांस क्रेडिट, और जो रिटेंशन के नाम पे कट रहा है वो अलग पेएबल, और जो नेट कॉन्ट्रैक्टर को देना है वो अलग पेएबल। अब हम ये सारा एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट बताएं क्या क्या करूं। एडवांस एडजस्ट हो रहे हैं ना, तो एडवांस टू एम्प्लॉइज क्रेडिट कितने एडजस्ट हो रहे हैं? 25। तो ये हमने पहले कभी, इनमें से नहीं है जरूरी, पहले कभी दिए थे तो एसेट बनाया था। तो अब जब उन लोगों को पैसे देने लगे होंगे तो ये पैसे काट रहे हैं, यानी ये अपना एसेट कम कर रहे हैं 25,000। और हम एम्प्लॉय को पैसे देते हुए और क्या क्या काट रहे हैं? टैक्स काट रहे हैं। वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना है ना, टैक्स काट के हमने गवर्नमेंट को देना है, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम लोग विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल की एक जिम्मेदारी बना रहे हैं। कितना टैक्स काटा? 120। और एम्प्लॉई को देने से पहले और क्या डिडक्शन करें? वो जो पैसे उसके डब्बे में डालने हैं, तो हम इसको लिए कहेंगे पेएबल टू प्रोविडेंट फंड। कितना 160,000। 160 कैसे? ये 110 है या 100 है? ये 110 है। 110 में से डब्बे में कितना डालना है? 20। देखें, एम्प्लॉय की तनख्वाह थी 100, इस 100 में से 10 काट के इस डब्बे में डालना था, और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से 10 और डालना था। अभी जो बनाया हुआ था, एम्प्लॉय की तनख्वाह से 10 कट के इधर आना था और एम्प्लॉयर ने और अपनी जेब से 10 डालना था। यानी 110 में से इस डब्बे में कितना जाना है? 20। ये मैंने वो 20 लिखा है। ये एक 10 हो गया ना,
ये एक 10 है, तो इसमें से कौन सा एक 10 सर, किधर है एक 10? ये मैं कभी ये वैल्यूज बोल रहा हूं, कभी मैं इस रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इस डब्बे के अंदर 100 में से 10 कट के डालना है और एम्प्लॉयर ने 10 और डालना है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि 110 में से डब्बे में कितना जाना है, 20, तो ये मैंने वो 20 लिखा है। 80,000 एम्प्लॉय की जेब से, 80,000 एम्प्लॉयर की जेब से, तो 160 है टोटल जो वहां जाना है। और अब जो बाकी बचा, ये सारी डिडक्शंस करने के बाद ये हमने एम्प्लॉइज को देना है, तो वो बन जाएगा पेएबल टू एम्प्लॉइज। जी 5 7 5 क्या जी? ये किसका 10% था? 8 लाख का। 80,000 ही के बराबर एम्प्लॉयर ने भी देने, तो 160 हो गया, ले ले। ये इस 8 लाख में से 10% यानी 80,000 एम्प्लॉय की जेब से कटना है और 80,000 ही एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से डालना है, यानी 160 है जो इस डब्बे में डालना है। और जो इन सब डिडक्शन के बाद बचा, ये अब एम्प्लॉय को देने हैं, तो इस एंट्री को कहते हैं कि पेरोल रिकॉर्ड हो गया। ये अभी फैक्ट्री के एक्सपेंस को हमने एक लिफाफे में डाला, अभी फिलहाल ये लिफाफा डेबिट किया है, उसको कहा है वेजेस कंट्रोल। फिर दूसरी एंट्री में इस लिफाफे को खोलेंगे, वो दूसरी एंट्री कहलाएगी इस पेरोल को चार्ज करना, चार्जिंग ऑफ पेरोल। ये वेजेस कंट्रोल किन लोगों की? टोटल फैक्ट्री के जो लोग हैं। तो अभी फिलहाल हमने लिफाफा डेबिट किया था, अब इस लिफाफे को खोल के लिफाफा हो जाएगा क्रेडिट, 748। और इनमें से जो डायरेक्ट लोगों की वेजेस हैं उनका अलग डेबिट और इनडायरेक्ट का अलग डेबिट। और भूल भाल गए होंगे आप, मैंने इन्वेंट्री के चैप्टर में एंट्रीज बताई थी और तब कहा था कि रीजन बाद में आएगा, तो स्टिल मेरा जवाब वही है, रीजन बाद में आएगा अगले हफ्ते में। अभी बगैर रीजन के बता रहा हूं कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका डेबिट जाएगा वर्क इन प्रोसेस, और जो इनडायरेक्ट है उसका डेबिट जाएगा एफओएच कंट्रोल। मैंने यही बात मटेरियल में भी बताई थी कि डायरेक्ट मटेरियल का डेबिट इसमें और इनडायरेक्ट मटेरियल का डेबिट इसमें। इसका रीजन है ये अगले हफ्ते में है। और वर्क इन प्रोसेस में कितना डेबिट? 5 ये जो इसके 2 टुकड़े थे, तो पहले ये लिफाफा डेबिट किया, फिर लिफाफा खोल के ये दोनों डेबिट, 528 और 220। तो ये बस आप समझ लें, तमीज है सिर्फ कि पहले लिफाफा डेबिट, फिर लिफाफा खोल के ये दोनों डेबिट। और ये भी कर सकते थे कि सारा ही लिफाफा डेबिट, सारा, और फिर लिफाफा खोल के वर्क इन प्रोसेस, एफओएच कंट्रोल और एडमिन सेलिंग, ये भी कर सकते थे। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि फैक्ट्री वाली फिगर को लिफाफे में डाल लें और फिर वो लिफाफा खोल के उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तोड़ लें। और उसके बाद आखिरी काम, जो जो पेएबल बनाए थे वो उन उन जगहों पर जाकर पे कर दें। क्या जी? वो कर दी ना, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस, P&L लिख दें, P&L डेबिट। जो पेएबल बनाए थे वो पे कर देते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, तो पेएबल टू प्रोविडेंट फंड 160,
गवर्नमेंट को पेएबल बनाया था, दे देते हैं। विद होल्डिंग टैक्स पेएबल डेबिट, दे दिए गवर्नमेंट को पैसे 120। एम्प्लॉयज का पेएबल बनाया था, दे देते हैं पैसे। पेएबल टू एम्प्लॉयज डेबिट 575, तो ये सारे दे दें पैसे जी 855। ये होती हैं लेबर की 3 एंट्रीज। ये तो इस महीने एडवांस दिया था तो एंट्री हो गई, ना दिया होता तो ये एंट्री ना होती, लेकिन बाकी ये 3 एंट्रीज एक नॉर्मल प्रोसीजर है। पहले इसका लिफाफा डेबिट यानी पूरे एक्सपेंस की अमाउंट से, और जो जो पेएबल्स हैं वो पेएबल क्रेडिट, एडवांस काटा है तो एडवांस क्रेडिट। फिर इस लिफाफे को खोल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स को चार्ज किया, और ये जो पेएबल बनाए थे वो पे कर दिए। जी यानी लिफाफा डेबिट ना करे, ना करें, लेकिन फिर आदाब के खिलाफ है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता सलामी दे रहे हैं बगैर लिफाफे के, तो बस लिफाफा, बस अदब है सिर्फ। तो पहले लिफाफा डेबिट, फिर लिफाफा खोल के वो डेबिट। क्या जी? ये जो लिफाफा है ना, ये एक्सपेंस इनकम, जैसे FR1 पढ़ रहे हैं ना, डिस्पोजल एक शॉपर अकाउंट है ना, ये एक शॉपर अकाउंट जी। अच्छा, एक कराता हूं उसका भी एक तगड़ा सा पास्ट पेपर का सवाल। क्या कैसे निकाला? ये कैसे निकाला भाई? बैलेंस करके टोटल में से इतने वहां, इतने वहां, इतने वहां, बाकी एम्प्लॉय को बैलेंस करके निकाला जी। ये पेएबल्स क्यों बनाए? बस ऐसी आदाब है, बस तमीज से किया हुआ है। पहले पेएबल बना के फिर पेएबल को पे करना, बस सिर्फ तमीज है, और कोई मसला नहीं। आप सारी एंट्री कंपाउंड कर दें, बस तमीज की बात है कि ये पहले पेएबल बनाया फिर पेएबल पे ऑफ किया है जी। क्या हो गया? अगर किसी का दिल है तो करने को कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी है। तो आदाब ये हैं कि आप पहले पेएबल बनाएं, पेएबल को पे करें, पहले वो लिफाफा डेबिट करें, फिर लिफाफा खोल के तो वर्क इन प्रोसेस और एफओएच कंट्रोल डेबिट करें। अच्छा, एक पुराना सा सवाल है वो करते हैं, क्योंकि पुराने सवाल ना नहा धो के दोबारा आ जाते होते हैं। तो है नहीं आईकैप के पेपर्स में बिल्कुल, वो जो एक दफा ओवरहेड में वो ज़ियाद टेक्सटाइल 2008 का सवाल था, तो आया हुआ। इस तरह के बहुत सवाल रिपीट होते हैं, बहुत। अभी प्रोसेस कॉस्टिंग करा रहा हूं, उसमें भी रिपीट हुए हैं। तो एक पुराना सा सवाल करते हैं। आप लेबर वाले चैप्टर में आ जाइए, ऑटम 10 होगा एक, ऑटम 10। ऑटम 10 बुक में है, क्वेश्चन 9। जी ऑटम 10 पाक एयर लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। यही सैलरीज वेजेस के मामले को पेरोल कहते हैं, यानी पेरोल डिपार्टमेंट होता है जो सारी कैलकुलेशंस कर रहा होता है। सैलरीज वेजेस को ओवरऑल पेरोल कहते हैं। जी ये सवाल पूरा करा के, जितने भी बजे तक हुआ, ये सवाल पूरा करा के ये लेबर बस, जो लेबर के बाकी 2 हिस्से हैं
वो आप लोग थोड़े और बड़े हो जाएं फिर कराऊंगा। हाँ क्या जी, जाहिर है यही आएगा, डिसीजन मेकिंग वाला तो नहीं पूछूंगा, लेबर यहीं तक ही आएगा। कल शाम में नहीं जी, बिल्कुल होगी ना, अगले वीक में भी एक्स्ट्रा की मैंने। मार्जिनल ऑप्शन एक चैप्टर है बड़ा जरूरी, वो कराना है। बस चलते जाएं चलते जाएं। क्या कब तक होनी है, बस चलते जाएं, इसी साल में हो जाएंगी खत्म, बस इस एग्जाम से पहले पहले तक खत्म हो जाएंगे। हैं जी, सवाल पढ़ लें, सवाल ऑटम 10 सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ने को कहा था यार, पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? अच्छा, कुछ बच्चे शक्लों से लग रहे होते हैं जो ना सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास का फर्ज अदा करने के लिए कि चलो फर्ज तो अदा हो जाए ना, गुनाह ना मिले, तो वो बैठे रहते हैं मुंह उठा के। इससे बेहतर है कि आप ये क्लास छोड़ के अपना घर जाके पढ़ें, ये यूट्यूब पे ले लेना। अगर बैठ के पढ़ना ही नहीं तो फिर टाइम भी जाया कर रहे हैं, दोबारा लेनी पड़ेगी क्लास। जो लोग भी होश में बैठे हुए हैं, सवाल पढ़ने को कहा था, सवाल पढ़ लिया होना चाहिए था, सवाल पढ़ लिया होगा। कैसे पता कि एंट्रीज का सवाल है, लिखा हुआ है? कैसे पता कि ये लेबर का सवाल है? ये सारी पेरोल की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये साथ ब्रैकेट में प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट, ये क्यों लिखा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर पहचानने के लिए। एडमिन सेलिंग के बहरहाल लोग इसमें नहीं है। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो कैफ लेवल का नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, गैर अखलाकी हरकत है, हो गई गैर अखलाकी हरकत। चलो बता देता हूं, अगर ना पसंद आए तो उसको इसमें डिलीटेड समझें, उसके बगैर बाकी तो करें ना। 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें से 2 प्रोडक्शन हैं, 2 सर्विस हैं, और चूंकि अलग अलग अमाउंट्स दी हुई हैं और फिर इसके अलावा बोनस भी खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले एक टेबुलर वर्किंग होगी, अमाउंट निकलेगी, तो फिर मैं एंट्रीज कर सकता हूं। पहले हम वर्किंग करते हैं। एंट्रीज में क्या एक पेज लग जाएगा, एक पेज छोड़ के वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग इसलिए क्योंकि आपको डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए जैसे मैंने ये की थी ना, ये वर्किंग करेंगे तो अमाउंट्स मिलेंगी,
तो इसलिए इसके लिए 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो चारों इंफॉर्मेशन अलग अलग दे रहा है तो फिर हमें चारों की अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन पूरी होगी तो फिर ये एंट्रीज कर सकेंगे। तो एंट्रीज के लिए ये जितना भी अभी पेज लगा है, कितना पेज लग गया, तो बस एक पेज की एंट्रीज छोड़ के वर्किंग में आ जाते हैं। डेढ़ पेज छोड़ दें, अगर एक पेज नहीं छोड़ना, 1.5 पेज छोड़ दें, 1.25 छोड़ दें, 2 छोड़ दें। ये मैं कर रहा हूं ऑटम 10। अच्छा, इस सवाल में एक पॉइंट नंबर 1, ये कैफ लेवल की चीज नहीं है, ये सीफैप में एक स्टैंडर्ड है, ये वो पॉइंट है, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत पुराना सवाल है, अब इस तरह की गैर अखलाकी हरकतें बहुत कम हो गई हुई हैं, नहीं होना चाहिए था। मैं फिर भी समझा देता हूं क्योंकि पास्ट में ऐसा बिल्कुल होता आ रहा है कि पुराने सवाल थोड़े बहुत बदल के तो नए पूछ लेते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है दोबारा टेस्ट। तो समझा देता हूं पॉइंट। वैसे पॉइंट 1 ये कैफ के स्कोप की चीज नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं। उसके अलावा बाकी वाला पूरा होना चाहिए। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, चारों की इंफॉर्मेशन अलग अलग दी हुई है, तो इसलिए हम वर्किंग में ये 4 कॉलम खोल लेते हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी, और क्या क्या कॉलम है? मशीनिंग है, असेंबली है, टूल रूम है और वेयर हाउस है। और ये हमें पता है कि ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट। और रुपीस हैं, मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है? थाउजेंड्स हैं। तो ये सारा कुछ रुपीस थाउजेंड्स। टेबल में हमें गिवन क्या है? ग्रॉस सैलरीज गिवन है, यानी ओवर टाइम वगैरह सब कैलकुलेट कर दिया इन्होंने। तो ग्रॉस सैलरीज हैं कितनी? 1400 जी, 2575। और ओवर टाइम चूंकि अलग से दिया है तो वो भी है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा, यानी टोटल सैलरीज वेजेस का हिस्सा ही है। कितना? 75, 40, 15। और इनकम टैक्स वो भी ऐड कर दो? नहीं, वो तो डिडक्ट होना है ना, एक्सपेंस तो ये उन्होंने हमें जैसे तैसे भी कैलकुलेट करके दे दिया। अब अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं। अच्छा, सवाल है अप्रैल के महीने का। पॉइंट नंबर 1 बाद में समझाता हूं क्योंकि ये कैफ लेवल की चीज नहीं है, इंतहाई गैर अखलाकी हरकत थी। उसके अलावा पहले बाकी समझाता हूं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2, एनुअल बोनस। एनुअल बोनस साल में एक दफा, कितना? 1 महीने की सैलरी के बराबर, यानी 12 महीने काम करते हैं लेकिन तनख्वाहें इनको 13 मिलती हैं, तो वो जो एक एक्स्ट्रा है वो बोनस है। साल में कितनी दफा ये बोनस में होगा? 1 दफा। कितनी अमाउंट के बराबर? 1 सैलरी। यानी मैं अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो इन लोगों को 1000 एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस। कंपनी की पॉलिसी ये है, ये मैं आपको पॉइंट नंबर 6 बता रहा हूं कि है तो ये बोनस पूरे साल में 1 दफा एक्सपेंस, लेकिन वो अपने इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए हर महीने, यानी इसको 12 में डिवाइड करके हर महीने एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल बनाते जाते हैं। और जब साल एंड होता है तो वो पेबल फल फूल के कहां तक पहुंच गया होता है? पूरे 1000 तक। वो डेबिट और कैश क्रेडिट। ये पॉइंट नंबर 6 की अंग्रेजी का मतलब है। द कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस ऑन मंथली बेसिस, कि है ये साल में 1 दफा दिया जाने वाला, लेकिन इंटरनली ये हो सकता है हर महीने अकाउंट्स बनाते हो।
हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें बड़ा फर्क क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है बाहर वालों के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे लगते हैं आईएएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे लगते हैं बुजुर्गों की बातें। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी और कंपनी की पॉलिसी थी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस बनाएंगे। बोनस कितनी दफा पे करना है साल में, और वो भी देना जून में ही है, लेकिन उसको हर महीने यानी 1000 डिवाइडेड बाय 12, 400 डिवाइडेड बाय 12, 25 डिवाइडेड बाय 12, 75 डिवाइडेड बाय 12, हर महीने इस टुकड़े का एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट होता जाएगा। और हर महीने ये एंट्री करते 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 जब जून एंड आएगा तो वो पेबल फल पूल के 1000, 425 और 75 हो चुका होगा। और जब पे करेंगे तो पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 6 का मतलब बताया मैंने। तो अभी इस वक्त हम अप्रैल के महीने की अकाउंटिंग करने लगे हैं। इस बोनस के नाम का कितना हिस्सा यहां एक्सपेंस बनाऊं? 1000 इंटू 1/12। तो हम इसमें एग्जामिनर को बता देते हैं कि ये जो ऊपर सैलरी लिखी हुई है, क्या जी, अगर ये पॉइंट 6 ना लिखा होता तो फिर हम ये काम ना करते, जून में जाके एक ही बार ईयर एंड पे एंट्री कर लेते। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में 83.33, 33.33, 2.08, 6.2 पूरा हो जाएगा। अच्छा ओके ओके, पूरा नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। 25 पॉइंट नंबर 2.2 ओके। पॉइंट नंबर 3 जी जी, मैंने कब कहा साल की है? नहीं साल की नहीं है। हमने हर महीने इनको 1000 रुपए देने, लेकिन 12 महीनों में एक दफा 1000 एक्स्ट्रा देना है, एनुअल बोनस। तो वो जो एनुअल बोनस होगा वो कितनी अमाउंट के बराबर होगा? 1 महीने की सैलरी के बराबर। एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। 12 तनख्वाहें तो देनी है, ये उन 12 में से एक है, लेकिन इतनी ही अमाउंट यानी 1 महीने की सैलरी के बराबर उनको बोनस देना है साल में एक दफा। तो वो चूंकि साल का एक्सपेंस होगा, उसको 1 महीने की इनकम स्टेटमेंट में लाने के लिए डिवाइड बाय 12 किया। बोनस पॉइंट नंबर 3, 8.33%, जो मैंने अभी पिछली मिसाल में 10% कहा था, 8.33% एम्प्लॉय की सैलरी से काटते हैं प्रोविडेंट फंड डब्बे में डालने के लिए, और इतने ही पैसे एम्प्लॉयर अपनी जेब से देता है। तो जो एम्प्लॉय की जेब से कटता है वो तो इसके अंदर है ना, या वो कोई एडिशनल चीज है? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन वो भी हमारे लिए एडिशनल एक्सपेंस है, यानी ये 100 और साथ हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना कितना? इसका 8.33%। ग्रॉस सैलरीज का 8.33%, 33.32, 2.08, 6.24, 5 ओके 5। पूछना है कुछ? जी
ये नॉर्मली ना बस सैलरीज पे होता है, ओवर टाइम में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, पर कभी है कभी नहीं है। तो ये जो रेगुलर सैलरीज हैं ये उनके ऊपर लगा करता है। एम्प्लॉय वाली क्या बात बताइए? ये मैंने ऊपर 100 लिखा हुआ है कि 110 लिखा हुआ है? ये 100 लिखा हुआ है ना, 110 नहीं है। तो हमें 10 और लिखना पड़ेगा। 100 इसके अंदर से कटना है, वो कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। तो जो एम्प्लॉय की तनख्वाह से कटना है वो तो इसके अंदर है, वो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर ने जो अपनी जेब से देना है वो हमारे एक्सपेंस में इजाफा है। हम ये सारी टोटल सैलरी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी जो मैंने पिछले सवाल में 8,80,000 बनाया था, हम ये वो कैलकुलेट कर रहे हैं। 0.3, 0.4 नहीं, 0.4, 0.1 में 7 शामिल है। 0.5 इस महीने जो एडवांस दिया वो 17,000 है, जो पिछले मेरे सवाल के अंदर 40,000 था। और जो इस महीने लोगों की तनख्वाह से एडजस्ट करना है वो 28 है, जो मेरे इस मिसाल के अंदर 25 था। ये 0.5, ये वो दो फिगर लिखी हुई है, एडवांसेस पेड एंड रिकवर्ड, यानी उनकी तनख्वाह से काटा ड्यूरिंग द मंथ। ये है जी, अरे पुराना कोई एडवांस होगा ना, 17 तो इस महीने और दिया है, और पुराने कोई थे उनमें से 28 एडजस्ट कर लिया। तो इसका इस टेबल में क्या काम है? कोई काम नहीं है, वो तो एंट्री में बस एडवांस डेबिट क्रेडिट करने के लिए है। पॉइंट नंबर 1 और 4 समझाता हूं अब मैं। 1 और 4 के अलावा यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? तो बस ये समझे ये यही सवाल है। मैं सिर्फ एहतियातन 0.1 बता रहा हूं, अदरवाइज ये स्कोप की चीज नहीं है। तब भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि ऑटम 10 में थी, तब भी नहीं थी। ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत थी। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये सवाल आंखें बंद करके दोबारा कॉपी हो गया तो आप कर लें, बस इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज ये सवाल डन। 0.1 और 0.4 समझाने लगा हूं। जी, यहां ये मैं कोई कैश की एंट्री तो नहीं कर रहा। जो पिछले सवाल में 880 था मैं वो बना रहा हूं 880 अभी। ये हम सारे सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें वो हमने लिफाफा और एडमिन सेलिंग डेबिट करना है। बल्कि एडमिन सेलिंग तो इस सवाल में है ही नहीं। ये मैं लिफाफे की अमाउंट बना रहा हूं जिसे लिफाफा डेबिट करना है, और बल्कि लिफाफा डेबिट करेंगे पहले, फिर लिफाफे को खोल के ये वर्क इन प्रोसेस में डेबिट और ये एफएच में डेबिट। तो एंट्री में करेंगे ना, ये एंट्री थोड़ी कर रहा हूं मैं अभी। तो एडवांस पे करना, एक्सपेंस किधर है? नहीं है ना। पिछले सवाल जो भी आपको खुद लिखवाया था उसमें जो 880 था, ये मैं 880 कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर एंट्रीज करेंगे। ये 880 कैलकुलेट हो रहा है। अब कोई इसमें देख रहा है कि 880 किधर है, मैं वो पिछले सवाल का रेफरेंस दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 समझाने लगा हूं। अच्छा, 0.1 फिर बता रहा हूं, ये इंतहाई गैर अखलाकी चीज थी। ये सीफे 1 लेवल की चीज है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर करें मेरी बात को। यहां तक सवाल डन। एहतियातन बता रहा हूं कि अगर दोबारा ये सवाल कॉपी पेस्ट हो गया तो आप फिर कर सकें। अच्छा, ये गैर अखलाकी तो चलो है, लेकिन सवाल बनाने वाले ने सोचा था कि ये चीज शायद बच्चा कॉन्सेप्चुअली कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही ले, तो वो कॉन्सेप्चुअल जुगाड़ बता रहा हूं आपको। अगर ये पॉइंट ना समझ आए तो सवाल फिर भी डन है। अगर एक एम्प्लॉय को साल में 360 दिन काम करने की सैलरी मिलती है, और इतवारें अभी इग्नोर, 360 दिन काम करेगा तो उसको सैलरी मिलती है, यानी उसकी जो साल की सैलरी है उसमें 360 दिन काम करना शामिल है। इतवारें इग्नोर। अगर हमने उसको कहा कि तुम्हें 35 छुट्टियां अलाउड हैं, और पेड लीव्स का मतलब है नहीं कि छुट्टियां करोगे तनख्वाह नहीं कटेगी,
ये मतलब है पेड लीव्स का। यानी हम समझ रहे हैं कि 360 दिन तुम काम ही कर रहे हो। अगर तुमने 35 छुट्टियां कर भी ली, अलाउड है, तनख्वाह नहीं कटेगी, पेड लीव्स। हाँ, अगर ये पेड लीव्स अलाउड ना होती तो जितने दिन छुट्टी करता उतने दिन के पैसे कटते। तो पेड लीव्स का मतलब है कि छुट्टी करेगा तो पैसे नहीं कटेंगे। अगर एम्प्लॉई ने सोचा कि एसी चलता है, आराम से यहां बैठूंगा, घर क्या करना है मैंने, और वो ये 35 दिन भी ऑफिस काम करने आ जाए, तो ये सॉर्ट ऑफ ओवर टाइम ही हो गया ना, क्योंकि हमने, एम्प्लॉयर ने ये सोचा हुआ है कि काम तो इससे 325 दिन लेना है, 35 दिन छुट्टी करे। लेकिन अगर वो इन 35 दिन भी काम करने आ जाता है तो ये एक तरह का टेक्निकली ओवर टाइम है, ऑल्दो कि इसको ऑफिशियली ओवर टाइम नहीं कहा जा रहा होगा, ये अलग चीज है। ये तो है छुट्टी के टाइम से ज्यादा देर बैठ के काम कर रहा है, वो हो गई कैलकुलेशन, दी हुई है फिगर आपको। ये इसको हमने 35 दिन छुट्टी अलाउ की थी, और अगर छुट्टी कर लेता तो फिर इसको हम तनख्वाह ना काटते। लेकिन अगर वो इन 35 दिनों के अंदर भी काम करने आ जाएगा तो फिर हमें उसकी इस एक्स्ट्रा मेहनत की कंपनसेशन 35 दिनों के पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अब अगर 35 दिनों के पैसे देने पड़ेंगे तो इसकी पॉइंट नंबर 6 का मतलब समझाने लगा। बिजनेस शुरू में ये सोचेगा कि इसने आना है 35 के 35 दिन, ये नहीं टिकेगा, ये आएगा ही आएगा, यानी 35 दिन के पैसे इसको हमें देने पड़ेंगे। हर महीने 35 दिन के पैसे देने पड़ेंगे, साल में ना, साल में। तो इन 35 दिनों इसने काम करने आ जाना है, इसको हमें पैसे देने पड़ जाने हैं। ये मैं पहले डिपार्टमेंट की फिगर लेके बता रहा हूं। 1000 कितने अरसे की सैलरी है? एक महीने की। एक दिन की कितनी हुई? डिवाइडेड बाय 30, ये एक दिन की आ गई। हाँ, 1000 महीने की है, एक दिन के लिए 30 से डिवाइड और 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा, तो 35 दिन की तनख्वाह आ जाएगी। तो शुरू में बिजनेस यही सोचेगा कि इसने छुट्टी नहीं करनी और हमें अल्टीमेटली इतने पैसे देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, इन पेड वेजेस को, नहीं क्या लिखा है, पेड लीव्स, इन पेड लीव्स को बिजनेस हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बनाया करता है। अब अगर बिजनेस ये अज्यूम कर ले कि ये इन 35 दिनों में भी आके काम करेगा तो इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अगर वो वाकई इन 35 दिन काम करने आ गया तो 35 दिन के पैसे लेगा, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर उसने छुट्टी कर ली तो जो हमने एक्सपेंस डेबिट पेएबल बनाया था वो रिवर्स कर देंगे, वो रिवर्स कर देंगे। तो हर महीने बिजनेस की पॉलिसी है कि इस, अच्छा ये जो अभी फिगर यहां डब्बे की बनेगी, ये कितने अरसे की बनेगी? 35 दिन की, पूरे साल की। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि वो इस एक्सपेंस को साल में एक दफा रिकॉर्ड करने की बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करेगा। ये क्या बना? 35 दिन की सैलरी, ये उसके महीने का टुकड़ा कर लिया। तो पहले कॉलम में क्या बना? 97.22। 400 के साथ ये सलूक करें 38.89। 25 के साथ ये सलूक करें 2.43। 75 के साथ ये सलूक करें 7.29।
अरे भी तो वर्किंग हुई है, अभी एंट्रीज करनी है। हम ये हर महीने ये करते जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में ये जितने भी लोग थे वो इतने रुपए की छुट्टियां कर गए, यानी जो हमने एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट कर रखा है वो रिवर्स, तो 85,000 से रिवर्स हो जाएगा एंट्रीज में। जी ये सीफ है 1 में कि ये कैरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। IAS 19 हाँ जी, 0.4 की उर्दू एंट्री करते हुए समझाता हूं। 0.4 एंट्री करते हुए समझाता हूं जी। डबल टू 48 नहीं भाई, सर मैं भी यही कह रहा, गलत है। 133 8.85 5.4 36.59 10 109.79 और इन दोनों का भी टोटल बता दें। इन दोनों का टोटल बता दें। 188 और इन दोनों का टोटल 146.38। अब इसकी एंट्रीज करता हूं। हाँ जी, बस मेहनत डन, अब बस एंट्रीज करनी है। हैं जी, क्या हुआ नमाज को? अच्छा ये एंट्रीज में हेल्प होगी। आप ना ये बोनस का टोटल कर दें। वन 24.99 इसका भी टोटल कर दें। नहीं थोड़ा सा फर्क होगा। 124.95 और इसका भी कर दें। 145. नहीं बस क्या जी, कहां पर? ये 99 ही है मेरे ख्याल में, तो 99 है। ये 3 और 3 6 और ये 14 और 5 9 ही है।
अप्रैल के महीने की एंट्रीज, एडवांस दिया है इस महीने में, कितना? एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट और कैश क्रेडिट। एडवांस पे कर दिया। अगला काम पेरोल को रिकॉर्ड करना। लिफाफा डेबिट, $1884.39 प्लस, नहीं ना, लिफाफा तो पूरा फैक्ट्री है ना। वन क्या है आगे? 146. अभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पूरा लिफाफा डेबिट होगा। कितना? 2030.77। अब जो जो अलग अलग नस्ल के पेएबल हैं वो हम अलग अलग पेएबल क्रेडिट करेंगे, या एडवांस क्रेडिट कर एडजस्ट कर रहे हैं तो एडवांस भी क्रेडिट होगा। तो एडवांस कितना? एडवांस टू एम्प्लॉइज जी 28। ये एडजस्ट होने वाला क्रेडिट हो रहा है ना। ऐसा करें, पेज पलट के जो मैंने अभी अपनी वैल्यूज बताई थी वो देखें जरा। जो एडवांस हम मजीद दे रहे थे ये वो है, और पुराना कोई दिया हुआ एडवांस जो तनख्वाह से काट रहे थे वो ये है। और क्या क्या पेएबल बनाने हैं? प्रोविडेंट फंड को पे करना है, कितना? 124.9 इंटू 2, 249.9। ये क्या कर दिया भाई मैंने? भाई ये तो सिर्फ एम्प्लॉयर का पोर्शन था ना, एम्प्लॉय का भी साथ मिला के डब्बे में डालना है। जो पिछले बनाए हुए सवाल में 160 लिखा था ये वो कर दिया। और कौन सा पे करना है? विद होल्डिंग टैक्स। ये आपको ऊपर टेबल में दिया हुआ है 40 नहीं। बाकी इस महीने की तनख्वाह अभी पैसे दे देने नहीं, दो पेबल और हैं। कौन से? वो टेबल में देखें, पेड लीव्स का हम अलग पेबल बना रहे हैं और बोनस का अलग बना रहे हैं। बोनस पेबल कितना? 124.99 और पेड लीव्स के लिए पेबल ये पहले टेबल में दी हुई है 145.83। बाकी जो नेट पैसे हैं वो अब एम्प्लॉइज को देने हैं, तो पेएबल टू एम्प्लॉइज, इसमें से जो भी बचा कुछ है
1,442.09। चौथा बताना है मैंने भी। अगला काम, ये लिफाफा खोल के तो वर्क इन प्रोसेस और एफओएच में डालना है। चार्जिंग ऑफ पेरोल, लिफाफा क्रेडिट, और जो प्रोडक्शन वाले थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों की वर्क इन प्रोसेस, और सर्विस वालों की एफओएच कंट्रोल। 1884.39, 146.38, और ये लिफाफा हो गया क्रेडिट 2030.77। और ये जो पेबल बनाए हैं बोनस और इसके अलावा, ये तो साल के एंड पे देखेंगे, बाकी पे कर देते हैं। प्रोविडेंट फंड वाले भी दे देते हैं पैसे, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड 249.9, गवर्नमेंट को भी दे देते हैं पैसे 40, और एम्प्लॉयज को भी दे देते हैं पैसे। नहीं, हर महीने 7 दिन के अंदर अंदर देने होते हैं। पेएबल टू 1442, किधर 5 है, किधर? इनको बैलेंस करके ये नहीं आता, क्या आता है? 0.5। हाँ जी, 5 भी बनता है, 7 है 5। तो पैसे कितने दे दें? 1731.95। 0.1 के अलावा बाकी जो भी पहले सिखाया था, सारे हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, फिर उनमें से पीडीज का टोटल वर्क इन प्रोसेस में जाना है और एसडीज का टोटल एफओएच में जाना है। पहले सारा ग्रैंड टोटल लिफाफा डेबिट किया, फिर ये लिफाफा क्रेडिट करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तोड़ दिया, और जिस जिस नस्ल के पेएबल थे वो सब अलग अलग क्रेडिट। 0.4 के अलावा बाकी डन। 0.4 एम्प्लॉयज को, हाँ जी, हाँ, कौन सा है, क्या फर्क पड़ता है? हैं? ये नहीं रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज? अरे टैक्स थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं यार, हैं? तो गिवन था ना वो, तो हमने कौन सा कैलकुलेट किया है? लास्ट चीज 0.4 समझाने लगा हूं। जो भी जाग रहा है, यस सर, 0.4 समझा रहा हूं। ये जो पेड लीव्स, ये वाली फिगर, ये इसको इस टेबल में शामिल किया, इस टेबल में, और इनके अंदर ये शामिल हो गया। यानी पेड लीव्स
का जो एक्सपेंस डेबिट करना था वो इनके अंदर आ रहा है, और पेबल वो ये आ रहा है। हमने पेड लीव्स ये अज्यूम करते हुए कि ये छुट्टियां नहीं करेंगे और उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट करना है। एक्सपेंस इसके अंदर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां आ रहा है? जब हमने इस टेबल के अंदर इस लाइन को लिख दिया और ये टोटल इधर डेबिट हो गया तो उसका एक्सपेंस यहां है और उसका पेबल ये है। 145 इनके अंदर है और पेबल ये है। हर महीने ये एंट्री होती जाएगी, और अगर एम्प्लॉइज ने जो छुट्टियों की ऑफर थी वो अवेल कर ली, इस बात का क्या मतलब है, यानी छुट्टियां कर ली, तो अब थोड़ी वो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो जो एक्सपेंस और पेबल है वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो पेबल तो ये जो पेबल फॉर पेड लीव्स बनाया है ये डेबिट। कितने रुपए की छुट्टियां इन्होंने कर ली, कितनी, 85। और क्या क्रेडिट, वेजेस कंट्रोल, तो लिफाफा तो फाड़ के फेंक दिया। एक्सपेंस यानी इन दोनों के अंदर कहीं है। अब ये कौन लोग थे, पीडीज वाले थे कि एसडीज वाले थे? अब अगर इसका आंसर आसान करना है तो एक अजम्पशन लेके जी सब पीडीज वाले लोग थे, तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट अज्यूम कर लें सारे एसडीज वाले लोग थे, तो एफओएच है, दोनों थे, आधे आधे से बेहतर है कि इस रेशो में बांट दें, प्रोपोर्शनेट कर दें। तो जो भी अजम्पशन ली जाए नोट लिख के दोनों सही होनी चाहिए। मैं बहरहाल इस 185 को दोनों में बांट देता हूं, 85 को इन दोनों में बांट दें, नहीं प्रोपोर्शन ही कह रहा हूं ना, 85 इंटू ये डिवाइडेड बाई ये, इंटू ये डिवाइडेड बाई ये। हाँ आगे आगे, जी किधर है सर जी, ठहर जाना यार, अभी ये हो रहा था अभी। हाँ अब बोले जी। नहीं, क्या मैंने सारा 145 रिवर्स कर दिया? हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पेबल बनाते जा रहे हैं इस उम्मीद पे कि इन्होंने कोई छुट्टी नहीं करनी। हर महीने पेबल बनता जा रहा है। अब जब वो छुट्टी कर लेंगे तो फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने इतने रुपए की छुट्टियां कर ली थी, पता लग गया छुट्टियां कर ली, वो जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पेबल बनाते आ रहे थे, जब उन्होंने छुट्टियां कर ली तो वो रिवर्स कर दिया। फिर अगले महीने जाके और छुट्टियां कर लेंगे और रिवर्स कर देंगे। जब जब छुट्टियां करते जाएंगे तो वो जो हम पेबल बना रहे थे उसका पॉइंट नहीं रह जाएगा, तो उसको रिवर्स करेंगे। जितने रुपए की छुट्टियां कर लेंगे वो रिवर्स। जी पूरे ईयर में, जी जी। ओ ठहर जाओ ना यार, थोड़ा ऊंचा बोलना यार, जवान आदमी ऊंचा बोलो। जी जी ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ, अरे हमने ये अज्यूम करके कि उसने कोई छुट्टी नहीं करनी, ये पेबल बनाना शुरू कर दिया। तो अब जब उसने छुट्टी शुरू कर दी तो ये अजम्पशन तो खराब हो गई ना। फिर वेट करके क्या करना, ये फिगर कैसे किस अजम्पशन पे निकाली है कि कोई छुट्टी नहीं करेगा, एक भी छुट्टी नहीं करेगा, तभी इंटू 35 किया है। तो जैसे ही वो एक भी छुट्टी करेगा उस एक दिन के पैसों का एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे। तो इस महीने उन्होंने 85,000 की छुट्टियां कर ली, तो वो 85,000 का एक्सपेंस रिवर्स
ईयर एंड का वेट करके करना क्या, जब नजर आ गया कि छुट्टियां शुरू कर दी हैं तो जितनी जितनी करता जाएगा उतनी रिवर्स होती जाएंगी। लेबर चैप्टर की अब लग गई है ब्रेक, और मैंने पार्ट सी और डी के साथ लिखा था कि डिसीजन मेकिंग के साथ पढ़ाऊंगा, तो वो तभी पढ़ाऊंगा। लेबर कॉस्टिंग बस खत्म। ठीक है, अल्लाह।